कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंदौर में भाजपा पर जमकर हमला बोला। सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई कथित टिप्पणी पर श्रीनेत उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह को बचा रहे हैं, लेकिन भाजपा और एनडीए के अन्य बड़े नेता शाह के साथ नहीं खड़े हैं। इस पूरे वाक्य ने जो संसद के अंदर हुआ, संसद के बाहर हुआ, जो टीवी चैनलों पर देखा, दो तरह की बातें साफ कर दी हैं। कौन संविधान के साथ, कौन बाबा साहब के सम्मान के साथ खड़ा है और कौन संविधान और बाबा साहब के विरोध में खड़ा है। जो भी इसमें अमित शाह का बचाव कर रहे हैं वो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, ये कहने में मुझे जरा सा भी संशय नहीं है। आपने देखा है कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन ने एक स्वर में, एक आवाज में पुरजोर तरीके से इस वक्तव्य की निंदा की है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। और इसीलिए सवाल बनता है कि भारतीय जनता पार्टी तो मजबूरन अमित शाह को बचा रही है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारे चीजें दिख रही हैं। बड़े नेता भाजपा के नहीं बोल रहे हैं, भाजपा के कई मुख्यमंत्री इस पर नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने अमित शाह के बचाव में कोई वक्तव्य नहीं दिया। कौन बचा रहा है अमित शाह को? फर्जी डिग्री वाला दुबे जो मंच से बोलते हैं गोली मारो, वो अनुराग जी जिन्होंने ऐसे घटिया गाने लिखे जो मैं इस मंच से बोल नहीं सकती हूं क्योंकि नारी अपमान के गाने हैं। भोजपुरी जो मेरी मातृभाषा उसको मटिया मेट करने का काम किया है मनोज तिवारी जैसे लोग। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कुछ? क्यों नहीं बड़े बड़े बीजेपी के नेता कुछ बोल रहे हैं? अमित शाह का बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया है। लेकिन सवाल आज इस मंच से यह भी है कि जो बीजेपी के घटक दल है, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो जदयू हो, जो कहती है कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप चुप क्यों हैं? अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आप बाबा साहब के अपमान पर चुप कैसे रह सकते? इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता में श्रीनेत ने संसद में हुई कथित धक्का मुक्की और मारपीट से भारत की संसदीय राजनीति पर लगे दाग, भारत की कूटनीति पर भी आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए जवाब दिए। भारत की संसदीय राजनीति की दुनिया में ख्याति थी, कहीं ना कहीं इस पे दाग लगा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने संसद में तथाकथित धक्का मुक्की की बात की, यह शर्म करने वाली बात है। ये इस देश के लोकतंत्र की, इस देश की संसदीय परंपरा की, इस देश की जो संसदीय परंपरा की धमक है दुनिया में, उस पर धब्बा लगाने का काम बीजेपी में ने किया है। और मैं आपको इस मंच से फिर से चुनौती देती हूं भाजपा को, स्वांग रचना बंद करो, फर्जी पट्टियां बांधना बंद करो, फर्जी अस्पताल में जाकर आईसीयू की बेड पर लेटना बंद करो। अगर हिम्मत है तो निकालो सीसीटीवी फुटेज और दिखाओ पूरे देश को, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उस दिन संसद में क्या हुआ। हम रोज 10:30 से 11 बजे रोज हम संसद के परिसर में उसी द्वार के बाहर हम रोज अपना प्रोटेस्ट करते थे, रोज विरोध प्रदर्शन करते थे। एक दिन किसी को जाने में बाधा नहीं हुई, एक दिन कहीं हिंसा नहीं भड़की, एक दिन कोई किसी से नहीं भिड़ा। पहले दिन भाजपा ने, पहले दिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और हिंसा भड़क गई और धक्का मुक्की हो गई और तथाकथित लोग घायल हो गए। कौन जवाब देगा इस बात का कि 84 वर्ष के कांग्रेस के वयोवृद्ध हमारे अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं, उनको आपने ऐसा धक्का मारा कि उनके उस घुटने पे चोट आई जिसका ऑपरेशन हुआ है। कौन जवाब इस बात का देगा कि वर्षा गायकवाड़ जो हमारी दलित सांसद है मुंबई से, या सुधा जी जो हमारी तमिलनाडु से सांसद है, या तमाम महिला सांसद इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी जी के साथ आपने जोर जबरदस्ती की? कौन जवाब इस बात का देगा? इस सब बातों का एक जवाब है और उस जवाब में मुझे यह कहना है, सीसीटीवी फुटेज निकालो और दिखाओ देश को। और अगर सीसीटीवी फुटेज में कुछ आता है तो आप माफी मांगिए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि उसमें भाजपा की गुंडागर्दी, भाजपा की दबंगई, भाजपा का झूठ है। पूरा संसद में सीसीटीवी का जाल बिछा हुआ है, एक परिंदा फड़ नहीं मार सकता है बिना सीसीटीवी में कैद हुए। क्यों नहीं आप सीसीटीवी की फुटेज निकालते हैं? ऐसा ही 2 हफ्ते पहले हुआ था, राज्यसभा में बैठ के कुछ नोट की गड्डी पे बोल दिया गया,
निकालते सीसीटीवी फुटेज। राज्यसभा का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे सीसीटीवी फुटेज नहीं है। क्यों आप नहीं निकाल रहे? निकालिए फुटेज, दूध का दूध पानी का पानी करिए। जो बांग्लादेश की स्थिति है, लगातार हमले हो रहे हैं, क्या जो भारत का एक कूटनीतिक रुख है, कैसे आप देखती हैं? भारत की कूटनीति इतनी विफल हो चुकी है कि जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी थी, हमारी बांग्लादेश से नहीं बन रही है, हमारी श्रीलंका से नहीं बन रही है, हमारी नेपाल से नहीं बन रही है, चीन और पाकिस्तान से तो खैर हमारे रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं है। हमारी बन किससे रही है? भूटान तक से हमने दुश्मनी मोल ले ली है क्योंकि हम चीन की जी हजूरी कर रहे थे। बांग्लादेश में 2200 हमले हुए हैं हिंदुओं और ईसाइयों पर, अल्पसंख्यकों पर। यह डेटा मैं अपने घर से नहीं लेके आई हूं, यह डेटा गृह राज्य मंत्री ने सदन में दिया है। 2200 हमले में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? जब प्रियंका गांधी जी ने उठ के सदन में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण पर, ईसाइयों पर हो रहे आक्रमण पर आप कुछ क्यों नहीं करते हैं, तो सरकार का क्या जवाब है? यह उनका मामला है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा वो करेंगे, उस सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे आप पलड़ा झाड़ दीजिएगा। और आप उस इंदिरा गांधी की बात करते हैं जिन्होंने अपने आसपास होते अन्याय के खिलाफ पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और इस विश्व का भूगोल बदल दिया। अरे इंदिरा जी से ही कुछ सीखिए, मुंह खोलिए, चीन का नाम लीजिए, मुंह खोलिए, बांग्लादेश को सबक सिखाइए। बांग्लादेश पर यह सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में राजनीति करना चाहती है। इनके भक्त राजनीतिक उबाल रखेंगे, इनके भक्त दिखाएंगे आपको बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? भारत की इतनी साख है दुनिया में, कई गुना हमारी बांग्लादेश से बड़ी इकोनॉमी है। बांग्लादेश कितनी चीजों पर हमसे निर्भर है। हम चीन को तो लाल आंख दिखा नहीं पाए, आंखें मूंद ली, बांग्लादेश को तो दिखाइए। यह भारत की विफल नीति है, यह नरेंद्र मोदी के बड़बोले बोल है जिसका खामियाजा इस देश को और वहां के हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान श्री नेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर मुबारकबाद तो दी, लेकिन मां से उन्हें नसीहत भी दे डाली। सुनिए। मोदी जी दुनिया के तमाम देश, चाहे वो ग्रीस हो, ब्रिटेन हो, साउथ अफ्रीका हो, नाइजीरिया, पाइजीरिया, कुवैत, कहीं भी जाते हैं सम्मान लेकर आते हैं। बस एक जगह नहीं जाते हैं। आप बताएंगे कहां नहीं जाते हैं? मणिपुर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाते हैं मोदी जी मणिपुर? मणिपुर में तो जाने का वीजा भी नहीं लगता है। मणिपुर में जाने के लिए पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। इस देश का हिस्सा है, इस देश का एक राज्य है, 2 साल से जल रहा है। लड़कियां, महिलाएं, बच्चे आज भी रिलीफ कैंप में 60-65 हजार लोग रह रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार वहां जाना जरूरी नहीं समझा, एक बार शांति की अपील नहीं की। यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है? यह बात कैसे पचाई जाए? यह सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? तो मोदी जी को सम्मान मिले, अच्छी बात है, मैं उनको मुबारकबाद देती हूं, लेकिन उसी मुबारकबाद में मैं उनसे पूछती हूं, मोदी जी मां से मुबारकबाद, मां से मणिपुर कब जाइएगा? श्री नेत ने बाबा साहेब का सम्मान के नाम पर भाजपा से जातिगत जनगणना की भी मांग कर डाली और आरोप लगाए कि सदन में दिख रही घृणित सोच का असर देश में दिख रहा है। और मैं तो इस मंच से कहती हूं, मोदी जी कह रहे हैं ना कि मैं बहुत सम्मान करता हूं बाबा साहेब का, अमित शाह भी कह रहे हैं जब पकड़ लिए गए हैं। आप इतना सम्मान करते हैं बाबा साहेब का तो कराइए इस देश में जातिगत जनगणना, जिसकी मांग लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसकी मांग लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। कराइए जातिगत जनगणना। और हमने तो जनता से वादा किया है कि आरक्षण की लिमिट को हम हटाएंगे। आप हटा सकते हैं? आप जातिगत जनगणना तक नहीं कराते हैं। आपने महिला आरक्षण बिल पास कराया जो 2034 में आएगा कि नहीं आएगा अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि अभी तो परिसीमन और अभी तो सेंसस का ही पता नहीं है। उसमें भी आपने पिछड़ी महिलाओं को कोई हक नहीं दिया। तो ये सब करके दिखाइए ना आप। आरोपों से बचने के लिए, और ये मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत है मेरे लिए, इसे जरूर कहना चाहती हूं, मैं सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अध्यक्ष हूं। आरोपों से बचने के लिए अमित शाह ने यह जरूर कहा और यह कहकर छुपना चाहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। मैं आपके साथ मीडिया विभाग के माध्यम से उनकी जो 34 पन्ने की राज्यसभा की अनएडिटेड स्पीच है, जो राज्यसभा की वेबसाइट से मैंने ली है, वो देखिए,
344 नंबर पन्ने पर, क्योंकि लगातार लोगों के उसमें भाषण आ रहे थे, 344 नंबर पन्ने पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। यही शब्द है, मान्यवर आजकल नया फैशन है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये उनकी अनएडिटेड स्पीच जो मैंने राज्यसभा से ली है, वहां का वक्तव्य मैं आपको दे रही हूं। और ये वहां पर नहीं रुके, इन्होंने ट्विटर और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चिट्ठी लिख के कहा इस वीडियो को हटाया जाए, लेकिन क्योंकि उस वीडियो में किसी कानून का हमने उल्लंघन नहीं किया, वो वीडियो नहीं हटाए गए। लेकिन ये दिखाता है इनकी बौखलाहट, ये दिखाता है इनकी छटपटाहट, लेकिन ये भूल गए कि इनकी गीदड़ धमकियों से हम कतई डरने वाले नहीं हैं। ये कोई भी स्वांग सदन में रचे या उसके बाहर रचे, हम मुस्तैदी से खड़े होकर इनके खिलाफ और बाबा साहब के सम्मान में बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। लेकिन एक बात और है कि ये जो घृणित सोच हमें सदन में सुनाई दी, उसका कहीं ना कहीं असर भी देश में दिख रहा है। तमाम जगहों से खबरें आती कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, कहीं सर तोड़ दिया जाता है, कहीं धड़ तोड़ दिया जाता है। अभी आज अहमदाबाद से खबर आई है कि बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया। महाराष्ट्र के परबड़ी में मूर्ति भी खंडित हुई, वहां पर वायलेंस भी हुआ, हिंसा भी हुई, अराजकता भी हुई, और आज राहुल गांधी वहां पर पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यही घृणित, यही नफरती, यही संविधान विरोधी, बाबा साहब विरोधी, दलित विरोधी सोच है। इस दौरान श्री नेत ने संघ पर भी करारा हमला बोला। अमित शाह ने यह पहली बार नहीं कहा है, बीजेपी ने यह पहली बार नहीं कहा है। ये सारी कवायद असल में संविधान विरोधी सोच से, दलित विरोधी सोच से, एक संप्रदाय विरोधी सोच से उभरती है। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं, कुछ लोग पूछते हैं ये जरूरी मुद्दा क्यों है? ये जरूरी मुद्दा इसलिए है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में समता के, सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक हैं। वो इस संविधान के निर्माता हैं जिसने इस देश में सबको बराबरी दी है। वो संविधान इसलिए जरूरी है कि उस संविधान ने औरत हो या आदमी, आप गांव से हो, आप शहर से हो, आप बुजुर्ग हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप कौन सी भाषा, कौन सी जाति, कौन से धर्म, कौन से प्रांत से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस देश में एक बराबर हैं। ये विचार हमारे संविधान से आया है। इस देश का सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी एक बराबर है, ये देन इस संविधान की है। और जब इस संविधान के खिलाफ कुछ कहा जाएगा तो जरूर आवाजें उठेंगी। ये संविधान है जो हमें, आपको, हर व्यक्ति को एक बराबर मानता है। ये मनुस्मृति नहीं है जो औरत और आदमी में भाषा के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर जो भेदभाव करती है। ये इस देश का संविधान है। लेकिन ये बाबा साहब की विरोधी सोच या संविधान विरोधी सोच भाजपाइयों के लिए या संघ के लिए कोई नई नहीं है। इनके पुरखों ने लगातार यही काम किया है। फिर वो गुरु गोलवलकर रहे हो या सावरकर रहे हो या इनके सबसे पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हो या अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे हो, मनमोहन वैद्य रहे हो, तमाम इनके संघ के नेता और खुद मोदी जी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने मंदबुद्धि और दलितों को एक बराबर कहा था, यह इनकी विचारधारा है। क्या कहा था सावरकर ने? कि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, यह संविधान पर मनुस्मृति की छाप नहीं है। भगवान ने अच्छा किया कि इस पर मनुस्मृति की छाप नहीं है, क्योंकि अगर मनुस्मृति की छाप होती तो औरतों को संपत्ति माना जाता। अगर मनुस्मृति की छाप होती तो जिस वर्ण और जाति में आप पैदा हुए हैं, आप ऊंचे और नीचे होते।